अच्छा बेटा, अब हम जो मैया सेंट्रल टेंडेंसी तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे मैय्यज़ ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है। अब मैय्यज़ ऑफ डिस्पर्शन क्या है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो द मैय्यज़ ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट एडिकेट टू डिस्क्राइब डाटा। ठीक है, ये डाटा को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब नहीं करते। टू डाटा सेट्स कैन हैव द सेम मीन बट दे कैन बी एंटायरली डिफरेंट। कोई सी भी दो डाटा सेट का मीन एक जैसा तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एंटायरली डिफरेंट डाटा सेट होंगे। सो टू डिस्क्राइब डाटा one needs to know the extent of variability. This is given by the measure of dispersion, जिसमें हम रेंज, मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन, IQR, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसकी एग्जांपल नीचे दी गई है। जैसे आपके पास एक डाटा है जिसमें 2, 4 और 6 तीन वैल्यूज हैं। तो जब आपने इसकी एवरेज ली तो आपके पास जो आंसर आया है वो 2 + 4 + 6 12/3 = 4 आया। लेकिन जो सेकंड डाटा सेट है उसमें आपके पास 2, 2 और 8 ये तीन वैल्यूज हैं, तो इनको प्लस किया तो 12/3 = 4 आ गया। देखिए, अगर आप सिर्फ एवरेज को देखेंगे तो वहां से तो आपको इस तरह ही लगेगा कि ये जो डाटा सेट है इनके ये तो सेम है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज का आंसर एवरेज की वैल्यू 4 आ रही है। लेकिन जब आप इसमें वेरिएशन देखेंगे तो उसमें डिफरेंस है। जैसे अगर आप फर्स्ट डाटा सेट को देखें तो 2 और 6 के दरमियान जो आपस में डिस्टेंस है, यानी उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के डिस्टेंस है, वो 6 - 2 = 4 है। लेकिन सेकंड डाटा सेट में उसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो डिस्टेंस है वो 8 - 2 = 6 है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों डाटा सेट में जो वेरिएशन है वो डिफर कर रही है, लेकिन एवरेज आपको सिंगल वैल्यू दे रही है। इस वजह से जब भी आप दो डाटा सेट को आपस में कंपेयर करते हैं तो आप हमेशा एवरेज का पैरामीटर लेते हैं और साथ में एक जो डिस्पर्शन का पैरामीटर है उसको भी लेके चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम एक सिंपल सा एक पैरामीटर रेंज हम उसको डिस्कस करते हैं कि द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। ठीक है। इसका फार्मूला सिंपल सा है कि रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो डाटा सेट हमारे पास है 4, 3, 8, 7, 6। तो जो मैक्सिमम वैल्यू इस डाटा सेट में वो हमारे पास 8 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 3 है, तो आंसर हमारे पास 5 आ रहा है। तो कोई से भी अगर दो डाटा सेट हो तो हम रेंज की बेस पे हम ये देख सकते हैं कि किस डाटा सेट की रेंज की वैल्यू ज़्यादा है, किसकी रेंज की वैल्यू कम है। जिसकी रेंज की वैल्यू कम है इट मीन्स उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है। जिसकी रेंज की वैल्यू ज़्यादा आएगी वहाँ पर वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब हम आ जाते हैं कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की तरफ। ठीक है। इसको हम एमडी या मैड दोनों से हम शो करते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज द एवरेज एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है। ये डिस्टेंस होता है आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसका और सैंपल मीन के दरमियान जो डिफरेंस है उसकी जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करके एवरेज ले लेते हैं तो हमें एमडी की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे वाई आई क्या है, वाई हमारे पास ऑब्जर्वेशन है जो वेरिएबल है हमारा, जिसको हम बेशर पहले एग्जाम्पल में एक्स कह रहे थे, हम कोई भी नाम दे सकते हैं उसको। वाई बार उन्हीं ऑब्जर्वेशन की एवरेज है और एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। समीशन का सम जैसे आपको पता है कि सम को लेके चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इनकी इर्द गिर्द आपको मॉड नजर आ रहा है। मॉड का मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। यानी अगर y की वैल्यू छोटी है और y बार की वैल्यू बड़ी है तो माइनस जब करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन मॉड की वजह से वो आंसर हमारा हम उसको प्लस में लेके चलेंगे। इसकी एग्जांपल आप देखें तो हमारे पास 4, 3, 8, 7, 6 है। ठीक है। तो अगर हम इसी का मीन लें तो मीन हमारे पास तमाम वैल्यू को सम करें 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5.6 आ रहा है। तो y की हर वैल्यू से हम 5.6 का डिफरेंस ले लेंगे। तो 4 - 5.6 आपके पास 1 - 1.6 आता है। ठीक है। लेकिन हम क्योंकि मॉड है तो हम इसको प्लस लेके चलेंगे तो 1.6 है। इसी तरह 3 का जो डिस्टेंस है वो 2.6 आ रहा है। जो लास्ट रो को देखें तो 6 का डिस्टेंस हमारे पास 0.4 आ रहा है। उसके बाद इन तमाम वैल्यूज को हम सम कर लेंगे। तो y माइनस वाई बार जो मॉड का जो सम है हमारे पास वो 8.4 आ रहा है।
उसको जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.68 है। यानी अगर कोई सी दो डाटा सेट हो और उनकी मीन डेविएशन आप फाइंड करें तो जिस डाटा सेट की मीन डेविएशन की वैल्यू कम आएगी उस डाटा सेट के अंदर वेरिएशन कम है, और जो जहाँ पे वेरिएशन कम होगी वो डाटा सेट आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं हमारे पास जैसे आपको ये शो हो रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 को शो कर रहा है। तो नेक्स्ट हम जब आते हैं तो हमारे पास इंटर क्वार्टल रेंज आ जाती है। ठीक है, आपने क्वार्टाइल फाइंड किए थे जो हमने लास्ट डिस्कस किए हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल को हमारा इंटर क्वार्टल रेंज हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम IQR से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि ये आपका डाटा का जो मिड 50% है उसकी वैल्यू आपको देता है। ठीक है, तो मिड 50 आपका क्या है कि आपको जिस तरह पता है कि Q3 आपका 75% डाटा को शो करता है और Q1 25% को शो करता है। तो जो फर्स्ट 25% उसमें से माइनस हो जाएगा, जो दरमियान वाला 25% और 25% रह जाते हैं दो, तो वो 50% डाटा को आपको रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा फार्मूला है इसका, Q3 माइनस Q1। आपने Q3 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको माइनस कर देना है Q1 की वैल्यू से, तो आपके पास IQR की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम फिर बॉक्स प्लॉट में शो करते हैं। बॉक्स प्लॉट में हम क्या करते हैं कि हम अपने पास वर्टिकली या हॉरिजेंटली फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट कर लेते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मैंने हॉरिजेंटली फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट किया हुआ है जो 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ रहे हैं। उसके अंदर फर्स्ट स्टेज पे हम मिनिमम वैल्यू को मार्क करते हैं कि मिनिमम वैल्यू वहाँ पे कहाँ पे आती है हमारे डाटा सेट के अंदर। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू को कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, Q1 की वैल्यू को प्लॉट करते हैं। उसके बाद हम जो मीडियन वैल्यू है उसको उसको प्लॉट करते हैं। फिर हम थर्ड क्वार्टर की वैल्यू को प्लॉट करते हैं और लास्ट में हम मैक्सिमम वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं। ये बेसिकली एक डाटा की मुकम्मल पिक्चर हमें शो करता है। डाटा की एवरेजेस, उसकी डाटा की जो पोजीशंस है उसके साथ डाटा में जो वेरिएशन है उसको ये शो करता है। अगर आप डाटा सेट को देखें तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास तकरीबन 12 के करीब आ रही है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास तकरीबन 58 के करीब आ रही है। Q1 हमारे पास 30 है। Q3 हमारे पास तकरीबन 50 के करीब आ रहा है। मीडियन यहाँ पे तकरीबन 41 आ रहा है। तो आपके पास एक ही पिक्चर के अंदर 5 पैरामीटर्स आप शो कर रहे हैं। तो ये बॉक्स प्लॉट आप दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट को कंपेरिजन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको बनाना आना चाहिए। इसकी बेस पे आप देखते हैं कि आपका डाटा अच्छा। फिर आपको ये डाटा ये भी बताता है कि ये स्क्यू है या नहीं स्क्यू। देखें इसमें अगर हम मीडियन को देखें तो बॉक्स के बिल्कुल दरमियान में मीडियन नहीं आ रहा। ठीक है, वो थोड़ा सा राइट साइड पे जा रहा है। इट मीन्स आपका जो डाटा है वो नेगेटिवली स्क्यू है, नेगेटिव साइड पे ऑब्जर्वेशंस आपकी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अगर ये डाटा पर नॉर्मल होता तो आपकी जो ये वाली वैल्यू भी बॉक्स के बिल्कुल मिड में आती, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो डिस्टेंस है बॉक्स के साथ वो भी आपका बिल्कुल बराबर आता। लेकिन यहाँ पे मिनिमम साइड पे डिस्टेंस ज़्यादा है, मैक्सिमम साइड पे कम है। इट मीन्स मिनिमम साइड पे वेरिएशन मिड तक बहुत ज़्यादा है, मीडियम से मैक्सिमम में वेरिएशन कम है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है हमारा वेरिएंस। वेरिएंस आपका यूज होता है डाटा कंपैरिजन के लिए। ठीक है, द वेरिएंस मेजर्स द एवरेज डिग्री टू विच ईच पॉइंट ऑफ अ डाटा सेट डिफर्स फ्रॉम इट्स मीन। ठीक है, we denote population variance with sigma square, इसको सिग्मा बोलते हैं साइन को, एंड सैंपल वेरिएंस विद एस स्क्वायर। जैसे वो पता पॉपुलेशन होती है, सैंपल होती है, पॉपुलेशन की जो वेरिएशन है उसको हम सिग्मा से शो करते हैं और सैंपल की वेरिएशन को हम एस से शो करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका जो एवरेज है वहां से हर वैल्यू का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड करता है और उसकी एवरेज आपको दे देता है। जैसे अगर आपके पास 1 से लेकर 10 तक का डाटा है और एवरेज आपकी 5 आ रही है, तो वो क्या करेगा, 5 से पहले 10 का डिस्टेंस निकालेगा, 5 से वो 9 का डिस्टेंस निकालेगा, 5 से 8 का डिस्टेंस निकालेगा, 5 से 6 का, फिर 5 से फिर पीछे वाली साइड पे 4, 3, 2, 1 इन सब का डिस्टेंस फाइंड करेगा और उसकी फिर एवरेज दे देगा। फार्मूला देखें सिंपल सा है इसका कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इस तरह अगर अब हम इसका ग्रुप डाटा का देख लें तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का एडिशन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने जब इसकी एग्जांपल सॉल्व करनी है तो आपको देखना होगा
कि आपके फार्मूला की डिमांड क्या है, उसके मुताबिक आपने डाटा को मॉडिफाई करना है। तो अगर आप अनग्रुप डाटा की तरफ आए तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, एन है, माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे एक डाटा सेट है जो डिफरेंट 9 स्टूडेंट्स हैं और उनके क्लास मार्क्स दिए गए हैं जो 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 और 36 हैं। तो इस तमाम को हम कॉलम्स में हम लिख लेंगे। जो एक्स हमारे पास कॉलम है उसमें हमने लिख लिया इसको। तो फार्मूला को देखते हुए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, हम हर वैल्यू का इंडिविजुअल स्क्वायर लेते जाएंगे। उसके बाद फार्मूला में पुट करेंगे। एन हमारे पास 9 है, सम ऑफ एक्स हमारे पास 360 आ रहा है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 14,632 आ रहा है। तो इन तमाम वैल्यूज को हम फार्मूला में पुट करेंगे। सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, उसको डिवाइड कर दिया 9 से, माइनस 360 को 9 से डिवाइड करके इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास जो लास्ट लाइन को देखें तो 1625.78 माइनस 1600 आ रहा है। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएशन है इस डाटा सेट की वो कोई अप्रोक्सीमेटली 26 के बराबर आ रही है और स्पेसिफिक वो 25.78 है। तो इस डाटा सेट की वेरिएशन ये है। अगर हमारे पास एक और डाटा सेट हो और उसकी भी हम फाइंड करें और उसकी वेरिएशन 26 से कम आए, तो अगर हमसे पूछा जाए तो इसमें से कौन सा डाटा सेट ज़्यादा बेहतर है, तो जिसकी वेरिएशन कम होगी वो डाटा सेट ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, फिर हम इसको ग्रुप डाटा में देख लेते हैं। ग्रुप डाटा में अगर आप देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी का एडिशन आ गया। तो अगर आप हमारे पास एक है वेट्स ऑफ एप्पल्स की एक हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास डबल दे दिया गया है जिसमें वेट्स हैं और आगे एप्पल्स की फ्रीक्वेंसी है। तो 65 से 84 ग्राम के दरमियान 9 एप्पल्स हैं, 85 से 104 के दरमियान 10 एप्पल्स हैं और लास्ट पे 185 टू 204 ग्राम्स के दरमियान 5 एप्पल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको फार्मूला को डिमांड फुलफिल करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास एक्स एक्स नहीं है तो आप क्लास मार्क ले लेंगे, वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स स्केयर नहीं है, क्लास मार्क को आप स्केयर करते जाएंगे, एक्स स्केयर आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी को एक्स स्केयर वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके आप एफ एक्स स्केयर की वैल्यू ले सकते हैं। इन्हीं वैल्यूज को फार्मूला में पुट करते हैं। तो एन हमारे पास 60 है, सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास 7350 है, एफ सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 97335 आ रहा है। तो इन वैल्यूज जब पुट किया तो आंसर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1216 आ रही है। फिर हमारे पास आ जाता है जो सेकंड पैरामीटर है हमारे पास, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ statistic that looks at how far from the mean a group of numbers is by using the square root of the variance, ठीक है। ये क्या करता है, आपके एक स्टैंडर्डाइज जो डिस्टेंस है आपकी एवरेज से आपके डाटा का जो बाकी ऑब्जर्वेशन है उनका एक स्टैंडर्डाइज जो डिस्टेंस है उसको आपको शो करता है एक सिंगल वैल्यू के अंदर, ठीक है। इसका फार्मूला सेम है, सिर्फ आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वैल्यूज को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं स्क्वायर रूट के थ्रू, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास दो डाटा सेट थे, अनग्रुप डाटा था और ग्रुप डाटा था। तो अनग्रुप डाटा जो वेरिएंस हमने फाइंड किया, अगर हम उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर 5 आ रहा है। इसी तरह ग्रुप डाटा के अंदर जब हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो 1216 का स्क्वायर रूट हमारे पास 35 आ रहा है। तो इसमें भी सेम केस है, अगर हमारे पास पॉपुलेशन का डाटा सेट है तो हम क्या करेंगे, उसको सिग्मा से शो करेंगे। अगर हमारे पास सैंपल है तो हम उसको एफ से डिनोट करेंगे। अच्छा, लास्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको हम सीवी से डिनोट करते हैं। देखिए इसमें ये इस तरह होता है कि हमने जब भी दो डाटा सेट को आपस में कंपैरिजन करना होता है और उनका यूनिट जब सेम ना हो, जब उनका यूनिट सेम नहीं होगा तो हम उनमें कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हम फिर सीवी वाली साइड पर चले जाते हैं। So when a population differs appreciably in their means, the direct comparison of their variations of standard deviation is less useful, since larger organisms usually vary more than smaller ones. For instance, the standard deviation of tail length of elephants is obviously much greater than the entire tail length of a mouse, ठीक है। यानी कि अगर आपने एलिफेंट की टेल का मेजर करना है और उसको आपने माउस की
टेल के साथ आपने उसका कंपैरिजन करना है तो कोई कंपैरिजन उसका बनता नहीं है, तो उसको एक ही मीडियम में लाने के लिए फिर हम सीवी का यूज करते हैं। टू कंपेयर द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशंस हैविंग डिफरेंट मीन्स, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंबलाइज्ड बाय v or occasionally cv has been developed. This is simply the standard deviation expressed as a percentage of the mean. ठीक है, देखिए अगर आपके पास डाटा सेट है कोई सी दो हैंड्स फ्री का, ठीक है, एक हैंड्स फ्री आप पाकिस्तानी रुपीस में बाय कर रहे हैं और एक हैंड्स फ्री आप डॉलर्स में बाय कर रहे हैं, तो जब आप उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो अगर आपने एक हैंड्स फ्री 500 रुपीज की खरीदी है और दूसरी हैंड फ्री आपने $2 की खरीदी है, तो 2 का और 500 का कंपैरिजन बनता नहीं जब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं करते उसको एक मीडियम में या एक यूनिट में लाने के लिए। इसी तरह वेट का और जो आपके पास जो लीडर्स है उसका आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो इस वजह से फिर आप क्या करते हैं, आप चले जाते हैं सीवी वाली साइड पे जहाँ पे इसको आपका वो जो यूनिट है उसको वो ब्रेक करता है और उसको परसेंटेज की टर्म्स में आपको शो कर देता है। सिंपल सा इसका फार्मूला है कि सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई सी दो पॉपुलेशंस हैं, कोई एक पॉपुलेशन ए है और एक पॉपुलेशन बी है, और उनकी जो पॉपुलेशन ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास 4.696 है और उसका जो मीन है वो 7.713 है। इसी तरह जो सेकंड पॉपुलेशन है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3.342 है और उसका जो मीन है वो 8.731 है। तो इसको जब हम फार्मूलाज में पुट करते हैं तो फर्स्ट पॉपुलेशन को देखें तो उसमें उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन 4.696 को आप डिवाइड कर दें उसी के मीन 7.713 से और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ रहा है 60.884%। इसी तरह जो सेकंड पॉपुलेशन के लिए सीवी जब फाइंड करेंगे तो 3.342 को डिवाइड करेंगे 78.731 से तो 38.227% आंसर आ रहा है हमारे पास। So the results showed that the value of CV of B is less than CV of A. It shows that the observations in population B has less variation and it is more consistent than population A. ठीक है, यानी जिस डाटा सेट में वेरिएशन कम होगी वो ज़्यादा consistent होगा, वो लेस उसमें वेरिएशन होगी तो वो डाटा सेट हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, आ गया समय। चले बेटा, इसकी वीडियोस में अपलोड कर दूंगा आपको और सर और पेपर प्रैक्टिस के लिए आपको मैं कुछ मटेरियल भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो पेपर है आपका वो आपका ऑनलाइन ही होना है जैसे आपको पता है। 13 जी सर। सर टाइम क्या होगा? बेटा 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का टाइम होगा। 1.5 घंटा होगा? हाँ जी, 1.5 घंटे का टाइम होगा क्योंकि मेंशन है आपकी जो डेट शीट है उसके ऊपर 1.5 घंटे का टाइम होगा। 10 बजे से 11:30 का टाइम होगा, 10 बजे तक पेपर अपलोड हो जाएगा, 11:30 तक आपने उसको सबमिट करवाना होगा। ठीक है सर वो सर ये देखे ना, दूसरा इसका पहले तो मेडिकल होते थे ना तो 1 डे का टाइम होता था हर किसी के पास। बेटा मिड में होता था, समर में नहीं है। अच्छा सर। हाँ, क्योंकि जो हमें डेट शीट सेंड की गई है वहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है कि 10 बजे से 11:30। ठीक है, तो उस हिसाब से 5-10 मिनट तो ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कि घंटा ऊपर हो जाएगा तो वो काम नहीं होगा। तो इस वजह से सर वो ये है कि ना किसी का कोई इशू हो जाता है उसको कोई बेटा अवेलेबल नहीं होता, फिर तो मसला हो किसी का जाता इशू क्यों हो जाए, मुझे बताओ, आपका पेपर है, इशू क्यों हो जाए आपका? नहीं सर, पिछले समर में भी एक एक दिन का तो कम से कम टाइम दिया गया था हमें। बेटा उस टाइम दिया गया था क्योंकि टाइम मैंने नहीं देना, ये आपका डिपार्टमेंट है, जो आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उस वहाँ से आ रही है। तो आप अगर आपको कोई इशू हुआ तो कोऑर्डिनेटर से बात कर लें आप। ठीक है, लेकिन जो मुझे डेट शीट मिली है उसमें तो टाइम यही मेंशन है, तो जाहिर सी बात है मैं बाउंड हूँ मैं उस टाइम को फॉलो करने के लिए। तो सर अगर कहीं कोई नेट का इशू हो जाता है और पेपर अपलोड नहीं होता टाइम पे तो फिर तो ये मसला है ना सर।
बेटा ये इसलिए तो आपको पहले से बताया जा रहा है कि 10 से 11:30 टाइम है, ताकि आप नहीं उस नहीं टाइम सर, वो तो तमाम इस टाइम में पेपर मसले तो सर हल मसाइल। हो जाएगा, लेकिन हाँ एक टाइम पे अगर कोई कोई नेट का बेटा, इशू हो जाए और बेटा पेपर सेट ना हो। वो देखो वो एक्सपेक्ट और केसेस हैं, ठीक है। वो इस तरह के केसेस हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी होते। वो जो इक्का दुक्का जो केस होंगे उनका फिर एक प्रोसीजर है कि उसकी फिर आप एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन नहीं लिखने सर, के बाकी सर हुआ है। बाकी टीचर्स ने तो नहीं कहा कि आपको पेपर के लिए 1-1.5 घंटा मिलेगा सर। हमने उसमें राइट भी करना है, लिखना भी है, फिर फोटोज भी बनानी है, पीडीएफ भी बनाना है, तो ये सब सारा काम 1-1.5 घंटे में थोड़ी ना हो सकता है सर। बेटा हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सर मसले मसाइल बढ़ जाएंगे कि हमने इतने पैसे दिए हैं, पहले इतने इंक्रीज कर दिए हैं, अब अगर पेपर खराब हो जाए तो सारी मेहनत गई। बेटा पेपर क्यों खराब हो, आप तैयारी करो। पेपर आपको घंटे से ज्यादा का टाइम दे, ऐसी बात है। जो पेपर सेट करने वाले जो आपका टीचर्स हैं, वो भी इस चीज को जी देख के सर। पेपर बनाएंगे ना कि ये पेपर इस टाइम में हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो जो टाइम सर आपको अगर वैसे अगर हमने बात करनी हो कोऑर्डिनेटर से पूछना पड़ेगा। हाँ कर लें बात उनसे। देखिए डेट शीट पे मेंशन उन्होंने किया है कि 1.5 घंटे का टाइम है, ठीक है। वैसे कल मैंने टीचर को कॉल की थी, उन्होंने कहा कि अभी हमें टाइम का अलॉट नहीं हुआ, डेट शीट बट वाला टाइम। बड़ा डेट शीट सर आपने देखी इन्होंने नहीं है। अदनान साहब ने बात की थी। डेट जी जी शीट सर, देख, अदनान साहब ने कहा था डेट कि शीट मैं देखी है आगे आपने? से बात करता हूँ कि टाइम। जी जी सर, मैं देखी है। देखिए उसमें टाइम मेंशन है या नहीं है? सर टाइम मेंशन है, वो कहते हैं कि तो ये टाइम फॉलो नहीं करते, वो देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, वो अपना फिर अलग से टाइम देते हैं डिपार्टमेंट बना के पूरा। बेटा मैं ये तो आपको बता रहा हूँ कि अभी तक हमें इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आए कि आप इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। ठीक सर, वो ठीक है मिलेंगी तो सर। हम दे देंगे, नहीं मिलेंगी तो हम नहीं देंगे। अभी तक की जो रिपोर्ट है या जो इंस्ट्रक्शन है या जो इंफॉर्मेशन है, मैं तो अभी तक उसी की बेस पे ही आपको बता सकता हूँ, ठीक है। चलें ठीक है सर, हाँ सर कोई अगर उससे मसला नहीं ज़्यादा सर। टाइम होगा तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक क्योंकि है सर, ये तो ऑलराइट, हमने थैंक यू सर। हाँ उसी तरतीब से चलना है ना, जिस तरतीब से जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी हमने उसी बेस पे चलना है। जी सर, तो सर थोड़ा सा टीचर हाँ भी कोऑपरेट कर लेता है ना स्टूडेंट के बेटा, साथ, बेटा थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। हाँ बेटा वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कॉपरेशन हम कर सकते हैं वो तो करेंगे आपके साथ। जाहिर सी बात है, जी उसकी जी भी एक सर। लिमिट होती है, उसके अंदर रहते हुए हम कर सकते हैं, उसके ऊपर तो नहीं जा सकते। जी जी सर, वो तो आपकी बात हाँ, ठीक है सर। तो उसके अंदर तो हम करेंगे, वो तो हर टीचर ही आपके साथ करता है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो बाकी ये है कि आपको मटेरियल मैं सेंड कर दूंगा, लेक्चर्स आपके अपलोड हो जाएंगे। इन केस कोई आपका ओके फिर भी सर। क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी टॉपिक की समझ नहीं आई, दोबारा से कोई सेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए इसको फिर यहाँ पे ओके सर, ठीक हो गया। चलें। ओके ओके हाफिज़। सर। क्या